एक कमरा था जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट सो रही थी। तभी उसके शरीर से चादर हटती है और अचानक ही उस लड़की की आंख खुल जाती है। और जब वो उठकर देखती है तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़की एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। वो करवट लेती है कि तभी उसके मुंह के पास एक ऐसा साया आ जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की एकदम से लाइट जलाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज को फॉलो करती है और खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वैसे ही एक भयानक सा चेहरा उसके सामने आता है और वो लड़की अपना होश संभालते हुए उस कमरे से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और तभी एक काला साया उस लड़की का पैर खींचता है और उसे उल्टा पंखे में लटका देता है, जिसके बाद वो काला साया उसके गले को रौंदने लगता है और इस तरह वो लड़की अपनी जान वहीं गंवा देती है। कुछ साल बाद। अरे भैया, मेरे पास अब छुट्टे तो नहीं है। आप एक काम करो, सारे ही पैसे रख लो। एक तो मैं अपने कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ और अब आपके ये छुट्टे की परेशानी। निकिता एक 22 साल की लड़की जो कोटा के कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो उसे कब से कोटा के कॉलेज में आना हो, या यूं समझ लो उसको अपने परिवार से दूर रहने का एक मौका मिला था, जहां वो हॉस्टल के कमरे में अपनी पढ़ाई करने वाली थी और कुछ नए दोस्त बनाने वाली थी। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक था इसलिए। नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है वो अक्सर लेट ही हो जाता है। मैं अभी शामू को बुलाकर तुम्हारे कमरे की चाबी तुम्हें देता हूँ। प्रिंसिपल ने शामू को बुलाया और उससे कमरा नंबर 305 की चाबी लाने को कहा। कि सुनते ही उसके चेहरे से मानो पसीने टपकने लगे थे। वो बड़ी बड़ी डर से भरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। वो परेशान हो गया था, मानो चाबी नहीं उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसको एक शांत पुतले की तरह खड़े देख उन्होंने कहा, क्या हुआ शामू, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो बंद कमरा, वो तो बहुत समय से बंद है। उसकी चाबी किस लिए है? शी इज न्यू स्टूडेंट निकिता, कोई और रूम अवेलेबल नहीं है। तुम 305 की सफाई करवा कर इन्हें दे दो। जाइए मिस निकिता, शामू आपको रूम भी दिखा देगा और चाबी भी दे देगा। थैंक यू प्रिंसिपल। चले शामू? जी चलिए। घबराए हुए शामू से एक चाबी भी पकड़ी नहीं गई। वो कपकपाते हुए हाथों से चाबी निकिता को पकड़ाकर उसे रास्ता समझा के वहां से चला गया। उसकी ये हरकतें देखकर वो सोच में पड़ी थी, आखिर ऐसा भी क्या था 305 के कमरे में जिससे वो इतना डरा हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो अपने पैरों को 305 नंबर के कमरे की तरफ ले जा रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगे थे। वो उनके देखने के नजरिए से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके 305 कमरे तक पहुंच गई। उसने चाबी ली और बंद कमरे को खोला। कमरे के खुलते ही धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, जिससे वो चीखने लगी। वो अपने कमरे को देखने के लिए जितनी एक्साइटेड थी, कमरे के अंदर घुसते ही उसकी खुशी और डबल हो गई। OMG, विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा और सुंदर हॉस्टल का रूम मेरा होगा। अमेजिंग अमेजिंग, वन सेल्फी तो बनती है। वो कमरे में सेल्फी लेते हुए बालकनी में जा पहुंची और लंबी सांस लेकर खुश हुई। अब उसको कमरे की थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ी क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। सफाई के बाद उसने लंबी सांस लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। तभी कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज से वो अचानक डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो कॉरिडोर में गई और यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वो कमरे में गई और थोड़ी देर पढ़ाई के बाद सो गई। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे और कुछ लोगों के मुंह से उसने ये भी सुना कि अब अगला उसका नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर था जिसका निकिता को ही पता नहीं था। वो उस रात सभी स्टूडेंट्स की बातों के बारे में और उनके देखने के नजरिए के बारे में सोचने लगी। तभी उसको बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? देखो, अगर कोई मजाक है तो बाहर निकल के आओ, नहीं तो मैं कल प्रिंसिपल को बोल दूंगी। उसके देखने पर वहां कोई नहीं होता है। वो बालकनी में यहाँ से वहां देख रही होती है। उस वक्त उसके बाल भी खुले थे,
जब उसने बालकनी से झांककर नीचे की तरफ देखा तो उसे बालकनी से नीचे एक लड़की खून में लथपथ गिरी हुई नजर आई। इसको देखकर वो बहुत डर गई थी, मानो जैसे उस लड़की ने उस कमरे की बालकनी से ही छलांग लगाई हो। वो उसे देखकर इतना घबरा गई थी कि भागते हुए लिफ्ट से नीचे उस लड़की के पास जाने लगी, लेकिन लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और लिफ्ट भी रुक गई। ये क्या, लिफ्ट कैसे रुक गई? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। इतने में उस लिफ्ट में किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर निकिता की रूह तक डर से कांपने लगी थी। हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। अचानक लिफ्ट ऑन हुई और वो वापस अपने ही कमरे के फ्लोर पर आ गई। डर से उसने अपने कमरे में भागकर जाना ही सही समझा। जब वो वापस आई तो उसने बालकनी से फिर से झांक कर देखा, लेकिन इस बार उस लड़की की लाश वहां पर थी नहीं और ना ही एक खून का कतरा भी था। ये देख वो हैरान हो गई, मानो सब कुछ उसे एक वहम सा नजर आ रहा था। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो निकिता की लाश ठीक वहीं पड़ी थी जहां उसने किसी की बॉडी को देखा था। ये उसके लिए एक संकेत था। वो लाश जो उसने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद निकिता की ही थी। अरे अरे ये तो वही है, बेचारी मारी गई। मैंने बोला था साहब को वो बंद कमरा ना खुलवाओ। जब भी वो कमरा खुलता है किसी की मौत लेकर ही बंद होता है। अब और पता नहीं कितनी लाशों को देखना बाकी होगा। बेचारी मासूम लड़की। शामू को कुछ तो पता था कोटा के हॉस्टल के बंद कमरे के बारे में, जिसके बारे में प्रिंसिपल भी जानते थे। फिर भी उन्होंने इसी गलती को दोहराई। आप सभी जानते ही हो, अक्सर बुरी शक्तियां खाली जगहों को ही अपना डेरा बनाती है, या कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका उनकी पसंदीदा जगह से लगाव होता है और वो आत्माएं उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से ही उस कोटा के बंद कमरे की कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1975 में हुई, जब कोटा के हॉस्टल में एक माही नाम की लड़की पढ़ने आई। सर, मेरा कमरा कौन सा है? यू आर द लकी गर्ल। तुम्हें कॉलेज का सबसे बेस्ट कमरा मिला है, क्योंकि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया है। अब से 305 कमरा तुम्हारा हुआ। ओह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। ऐसा कमरा मेरी स्टडी के एनवायरनमेंट में काम आएगा। उसने चाबी ली और अपना बैग ढूंढ लेते हुए कमरा नंबर 305 को ढूंढ लिया। जब वो कमरा खोलने लगी तो कई स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, जिनमें से एक पायल नाम की लड़की उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहली बार कोटा आई हो शायद। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, फिर तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल के स्पर्श से ही माही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज आंखें बस उसको घूर रही थी। वो अपना हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कमरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे इतने सुंदर कमरे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसमें रसोई, बाथरूम और बहुत प्यारी बालकनी बनी हुई थी। वो पहले दिन से ही खुशी खुशी कमरे के एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी करने लगी थी। ज्यादातर उसे बालकनी में स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिन बाद एक रात उस कमरे के बाहर उसके दरवाजे को किसी ने बजाया। दरवाजा खोला तो वहाँ पायल थी। क्या हुआ पायल, इतनी रात में तुम यहाँ? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ यहाँ तुम्हारे कमरे में? ओह हाँ हाँ, ओके, आ जाओ। माही के बुलाने पर पायल कमरे के अंदर आते हुए कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुद में मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, बड़ी खुश हो गई हो? शायद कमरा तुम्हें बहुत पसंद आया। चलो बालकनी में बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। माही रसोई में कॉफी बना रही थी। इतने में पायल बालकनी से कोटा के नजारे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उस खुशी को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस कमरे में आना और रहना उसका एक सपना सा था। उसने कई बार प्रिंसिपल से कमरे के लिए रिक्वेस्ट की, बट उसे कमरा नहीं मिला। ये लो कॉफी। बालकनी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितनी खुश नसीब हो।
कि तुम्हें ये कमरा मिला, वरना तो कुछ लोग बस इस कमरे का सपना ही देखकर रह गए। एक्चुअली अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ इस कमरे में? मैं पे कर दूंगी तुम्हें। ओह नो सॉरी, मैं ये रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इस रूम में बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आती है, और वैसे भी मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तभी तो ये रूम मेरे डैड के कहने पर मुझे मिला है। ये सुनकर पायल को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जिस कमरे के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थी, उस कमरे में माही बिना पैसे दिए आराम से रह रही थी। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसने माही को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश की। माही खुद को बचा रही थी। इसी कश्मकश में वो दोनों ही उस कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद पायल की आत्मा ने उस कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। जीते जी जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो काम उसने मरने के बाद किया। जब भी कोई इस कमरे में रुकने आता, माही की आत्मा उसे मार देती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था, और इसे रोकने के लिए कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक पंडित से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिए। लेकिन जब कई साल बाद निकिता ने उस बंद कमरे को खोला, तो पायल की आत्मा ने फिर से उस बंद कमरे पर कब्जा करने निकिता को भी मार दिया। जिसके बाद शामू ने एक पंडित को बुलाकर उस कमरे को दोबारा बंद करवाया और चाबी एक नदी किनारे ले जाकर फेंक दी। लोगों का मानना है पायल की आत्मा आज भी उसी कमरे में रहती है और वो उस कमरे में किसी को नहीं रहने देगी। तो इसी तरह कोटा के कॉलेज हॉस्टल के लाखों कमरों में से एक कमरा नंबर 305 हमेशा बंद रखा जाने लगा। कुछ समय पहले पूजा आज बहुत खुश थी। वो उसकी 12वीं की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई थी। आगे की पढ़ाई वो मुंबई में करने वाली थी। वहां उसके परिवार में से कोई रिश्तेदार नहीं था, तो पूजा के पापा ने कॉलेज के हॉस्टल में पूजा को भेजना सही समझा। पहली बार पूजा अपने घर से दूर रहने वाली थी। वो थोड़ी दुखी थी, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने कॉलेज के हॉस्टल में जाना ठीक समझा। अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर वो अपने राह पर निकल पड़ी। उसके पापा उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए थे। वे दोनों हॉस्टल में पहुंच गए। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मेरा इस कॉलेज में नंबर आया है और मैं हॉस्टल में ही रहने वाली हूँ। क्या आप मुझे मेरा कमरा नंबर बताएंगी? हाँ जरूर। इतना बोलकर वार्डन ने पूजा की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर खुद को संभालते हुए वार्डन ने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ओ, आपका रूम नंबर मिल गया। ये लीजिए चाबी। रूम नंबर क्या है? वो चाबी के टैग पे लिखा है। ओ हाँ, रूम नंबर 501। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बोल देना। जी बिल्कुल। पूजा अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ चली रही थी। हॉस्टल बिल्कुल वीरान और सुनसान था। ये बात पूजा को बहुत अजीब लग रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। पूजा ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी घबरा गई। फिर वो नजरअंदाज करके आगे चलने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ साथ उसके पीछे और भी कोई चल रहा हो। सामने लगे शीशे पर पूजा की नजर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं प्रिया हूँ। तुम 501 में रहने वाली हो ना? हाँ, पर क्यों? वहाँ मत रहो, नहीं तुम मारी जाओगी। कुछ भी। वैसे तुम कौन हो? यहाँ पे रहती हो क्या? इसी कॉलेज में हो? तुमसे मतलब? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर पूजा बस 2 कदम आगे चली और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे प्रिया नहीं थी। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई, मगर कुछ सोचकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। पूजा का रूम बड़ा ही अच्छा और साफ सुथरा था। खाना खाने के बाद जब पूजा रूम में आई तो उसने सोचा ठंडी हवा में बालकनी में किताब पढ़ी जाए। उसकी बालकनी से बाहर का कुआं साफ दिखाई देता था, जो कि रात के अंधेरे में काफी डरावना लग रहा था। वो किताब पढ़ने लगी, तभी उसे कुएं के पास किसी की परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वो परछाई वहां से गायब हो गई। पूजा को अब नींद आने लगी। वो सोने जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे प्रिया खड़ी थी, जो पूजा को बगैर पल के झपकाए घूर कर देखे जा रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों पूजा के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जमीन पर गिर गया।
पूजा तुरंत टेबल की ओर चली गई। उसने टेबल लैंप रखकर जैसे ही वापस पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। पूजा को अब अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। वो बड़बड़ाने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना बोलते हुए पूजा अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर गिर गई। तभी उसे अपने हाथ पर पानी की बूंदें टपकती हुई महसूस हुई। पूजा ने तुरंत अपनी नजरें छत की ओर कर ली, मगर उसने देखा कि छत पर कोई लीकेज नहीं था। पूजा अपने हाथ को टॉवल से साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। जब उसने गिरती हुई बूंदों को गौर से देखा तो वो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि छत से पानी नहीं खून टपक रहा था। पूजा ने बड़ी हिम्मत करके दोबारा डरते हुए जब छत की ओर देखा तो छत को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और दूसरा हिस्सा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। उसके बाल बेहद लंबे थे, उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी दोनों आंखों में से खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। इस भयानक मंजर को देखकर पूजा के गले से दबी दबी सी एक आवाज तक नहीं निकल पाई, जो उसके गले में ही दब कर रह गई। अचानक वो लड़की बेहद फुर्ती से कूद कर नीचे आ गई और पूजा को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। पूजा वहां से भागना चाहती थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसके पैरों को बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपने हाथ पैर बेजान से होते हुए महसूस होने लगे। पूजा कपकपाती हुई उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मगर उस लड़की ने पूजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पूजा को घूरे जा रही थी। अचानक उस लड़की की जीभ बेहद लंबी हो गई और उसकी जीभ ने पूजा की गर्दन को जकड़ लिया। पूजा को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ। उसकी जीभ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक पूजा के कानों में वार्डन की आवाज आई, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी खड़ी हुई हो। अचानक वो भयानक चेहरे वाली लड़की वहां से गायब हो गई और पूजा ने खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया। उसे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई। अब वो अपने पैर हिला सकती थी। उसने बड़ी फुर्ती से वार्डन की ओर पलटकर देखा। पूजा का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसके चेहरे से पसीने की बूंद टपक रही थी। पूजा की यह हालत देखकर वार्डन बुरी तरह से घबरा गई। वह तुरंत पूजा के पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पानी, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। वार्डन ने तुरंत पानी की बोतल निकालकर पूजा की ओर बढ़ा दी। पूजा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गई और हैरान नजरों से वार्डन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? पूजा ने एक ही सांस में वार्डन को सारी घटना बता दी। पूजा ने देखा कि वार्डन का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। मगर पूजा ने देखा वार्डन ने अचानक खुद को संभाल लिया और उसने गंभीर लहजे में पूजा की ओर देखकर कहा, कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता पूजा, हमारे आंखों का भ्रम होता है। याद रखना, अगर तुम इसे सच समझोगी तो वो सच होगा, और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। पूजा वार्डन को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है आप इस बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती होंगी। पूजा की बात सुनकर वार्डन पूजा को बहुत गौर से देखने लगी और उसके बाद वार्डन ने पूजा को जो कुछ बताया उसे सुनकर पूजा के होश उड़ गए। वार्डन ने उसे बताया कि बहुत सालों पहले इस कमरे में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। कहते हैं कि वो एक शैतान की पुजारन थी। उसे काला जादू करने में महारत हासिल थी। लोगों को परेशान करके उसे मजा आता था। हॉस्टल के सारे स्टूडेंट उसके नाम से ही घबराते थे। फिर कुछ समय बाद हॉस्टल में लड़कियों के गायब होने की घटनाएं शुरू होने लगी, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रिया के ऊपर उंगली उठा सके। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने प्रिया को अपनी आंखों से हॉस्टल की एक लड़की को बलि देते हुए देख लिया। शैतान को खुश करने के लिए वो निर्दोष और मासूम लड़कियों की बलि देकर उनकी लाश उसके सामने कुएं में फेंक दिया करती थी। दूसरे दिन वार्डन ने ये सारी आंखों देखी घटना हॉस्टल में फैला दी। जो लड़कियां इस हॉस्टल से गायब हुई थी, इस बात का जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो ये सुनकर वो आग बबूला हो गए। उनमें से किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि वो सीधे हॉस्टल में आ धमके
और उन्होंने इसी रूम में प्रिया को जिंदा जला दिया और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में वो लड़कियों को मारकर फेंक दिया करती थी। हॉस्टल की रिपुटेशन खराब ना हो इसलिए ये बात मीडिया और पुलिस से छुपा ली गई और इस कमरे को बंद कर दिया गया। सालों बाद जब इस रूम को खोला गया तो रहस्यमयी घटनाएं होनी शुरू हो गई। इस कमरे में कोई भी लड़की रुकती तो दूसरे दिन वो यहां से भाग जाती या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। जब वार्डन ने उसे रूम दिया था तो वो बहुत ही कश्मकश में थी। वार्डन की बात सुनकर पूजा खौफ भरी नजरों से वार्डन की ओर देखने लगी। उसने हकलाते हुए वार्डन की ओर देखकर कहा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जब भी कोई प्रिया के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। वार्डन ने ये बात बोली ही थी कि अचानक उन दोनों के कानों में एक भारी आवाज टकराई। और तूने वो गलती कर दी। उन दोनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो प्रिया अपना भयानक चेहरा लिए उन दोनों के सामने खड़ी हुई थी। प्रिया का भयानक चेहरा देखकर वार्डन की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ पूजा। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं पूजा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वार्डन ने इतना कहा ही था कि अचानक प्रिया की जीभ बेइंतहा लंबा हो गई और उसने वार्डन की गर्दन पकड़ ली। पूजा को फिर से अपने कदम जकड़े हुए से महसूस हुए। उसे अपना शरीर फिर से बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। वह बेबसी से वार्डन की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वार्डन की आंखें बाहर की ओर निकलती जा रही थी। कुछ ही पलों में वार्डन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। प्रिया खूंखार नजरों से पूजा की ओर देखने लगी। प्रिया पूजा को देखकर वैसी तरीके से हंसते हुए बोली, तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ से जाने दो। किसी भी कीमत पर नहीं। इस रूम में जो आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। इतना बोलते ही प्रिया की जीभ फिर से लंबी होने लगी। देखते ही देखते उसके बाल लंबे हो गए। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े हो गए। उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। पूजा अपने आप को बेबस सा महसूस करने लगी। उसे एहसास होने लगा कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। खौफ के मारे पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने कानों में वार्डन की बताई हुई बात गूंज गई। वार्डन ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि अगर उसे सच मानोगी तो वो सच होगा और अगर भ्रम मानोगी तो वो भ्रम होगा। और अब पूजा के दिमाग में प्रिया की बात भी दौड़ने लगी। प्रिया ने भी कुछ देर पहले उससे कहा था कि वो उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है। पूजा के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो इस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है तो शायद उसकी जान बच सकती है। पूजा ने मन ही मन अपने इरादे को मजबूत किया और बेखौफ होकर आंखें खोल दी और अपनी आवाज तेज करते हुए प्रिया की ओर देखकर कहा, तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? पूजा की बात सुनते ही प्रिया की लंबी होती जीभ वहीं के वहीं रुक गई। अचानक पूजा को अपने अंदर जान आती हुई महसूस हुई और वो बगैर देरी किए बेहद फुर्ती से कमरे के बाहर की ओर भागी। प्रिया चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाई। पूजा दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। अपना सामान वहीं छोड़कर पहली बस से अपने शहर वापस आ गई और उसने सारी घटना अपने पेरेंट्स को बताई। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन की लाश हॉस्टल में प्रिया के कमरे में मिली। सब जानते हैं कि वार्डन की हत्या किसने की है, पर किसी ने भी डर और खौफ की वजह से कोई सवाल नहीं उठाया। मगर पूजा जानती थी क्योंकि उसकी ही आंखों के सामने उस डायन ने वार्डन को मार डाला था और उसके बाद हमेशा के लिए प्रिया के कमरे में ताला लगा दिया गया और उस कुएं को बंद कर दिया गया। पूजा आज भी जब उस हॉन्टेड हॉस्टल को याद करती है तो उसके डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो रातों को आज भी चैन से सो नहीं पाती और डर कर उठ जाया करती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।